नमस्कार साथियों। दो खबरें हैं। पहली खबर है दिल्ली के शाहीन बाग से और दूसरी खबर है श्रीलंका से। शाहीन बाग में पिछले कई दिनों से आप देख रहे थे बुलडोजर तैयार थे अवैध निर्माण को तोड़ने के लिए, लेकिन कल पूरे दिन हाई वोल्टेज ड्रामा चला। आप सभी लोगों ने देखा उस ड्रामे के दौरान क्या हुआ। तमाम मीडिया आई, पैरा मिलिट्री फोर्स आई, तमाम शासन प्रशासन के लोग आए, सैकड़ों की संख्या में वहाँ पे लोकल लोग जुड़े। और फिर आम आदमी पार्टी के विधायक आते हैं अमानतुल्लाह खान, और वो कहते हैं कि साहब यहाँ कोई भी अवैध निर्माण नहीं है और जो शासन प्रशासन के लोग हैं वो वापस चले जाते हैं। दूसरी खबर है श्रीलंका से, जहाँ पे श्रीलंका के राष्ट्रपति राजपक्षे इस्तीफा दे चुके हैं और वहाँ के एक सांसद ने भरी जनता के बीच में, आपको मालूम है श्रीलंका में पूरा देश इस समय आर्थिक तंगी से गुजर रहा है और वहाँ सिविल वॉर की स्थिति आ चुकी है। जनता ने विद्रोह कर दिया है और कल वहाँ पे वहाँ के जो सांसद थे उन्होंने जनता के बीच में जाके खुद को गोली मारी। अब आप लोग ये कहेंगे कि दोनों खबरें बिल्कुल अलग हैं। एक भारत की खबर है, दिल्ली की राजधानी की खबर है, अवैध निर्माण से रिलेटेड खबर है, दूसरी श्रीलंका की खबर है जहाँ पे आपातकाल की स्थिति आ चुकी है। लेकिन दोनों खबरों को अगर हम बारीकी से देखें, उसकी पृष्ठभूमि में जाएं, तो हमें एक पैटर्न साफ तौर पे समझ में आएगा कि जो श्रीलंका है आज इस आग में क्यों जल रहा है। क्या भारत उसके नक्शे कदम पर नहीं चल रहा है? तो इसका जवाब होगा हाँ, भारत भी उसी पैटर्न पे चल रहा है। श्रीलंका में मैंने पहले भी एक वीडियो में ये जानकारी साझा की थी, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में भेज दूंगा कि कैसे श्रीलंका ने राष्ट्रवाद और जो क्षणिक फायदे और धर्म की राजनीति की, देश में शिक्षा, रोजगार और डेवलपमेंट पे ध्यान नहीं दिया। जो भी सरकारें आई गई, और राजपक्षे की बात करें तो वो पिछले 20 साल से श्रीलंका में शासन कर रहे हैं। राजपक्षे के दौरान तकरीबन 10 लाख लोगों की मृत्यु हुई। जो वहाँ पे 2007-8 के दौरान एलटीटी का जो युद्ध हुआ था उसमें 10 लाख लोगों की जानें गई। कुछ इसी तरह की स्थिति कमोवेश हमारे यहाँ है। हमारे यहाँ कोविड के दौरान जो WHO कह रहा है 34 से 35 लाख लोगों की जानें गई, लेकिन जिसके आंकड़े यहाँ छुपाए गए। इसी तरीके से तमाम बड़े बड़े दंगे यहाँ हुए, तमाम मौतें हुई, लेकिन वो आंकड़े छुपाए गए सरकारों से। सरकार बेरोजगारी के आंकड़े जनता से छुपा रही है, सरकार भ्रष्टाचार के आंकड़े जनता से छुपा रही है, सरकार बढ़ती हुई महंगाई पे कुछ नहीं बोल रही है। इन सबसे मुद्दों को डाइवर्ट कर दिया गया है सिर्फ और सिर्फ हिंदू मुस्लिम की तरफ। जहांगीरपुरी में भी आपने देखा होगा कि आम आदमी पार्टी और बीजेपी की मिली भगत से एक हाई वोल्टेज ड्रामा हुआ, जिसमें जो मुख्य अभियुक्त था अंसार, उसके तार बीजेपी से भी जुड़े हुए थे और उसके तार आम आदमी पार्टी से भी जुड़े हुए थे। कुछ इसी तरह की घटना पूरे देश ने देखा। फाइनली जहांगीरपुरी में जो स्थिति है वो आपके सामने है, और यहाँ भी शाहीन बाग में भी पूरे देश ने ये देखा है कि सिर्फ अमानतुल्लाह खान के कह देने भर से कि हाँ साहब यहाँ पे कोई अवैध निर्माण नहीं है, तो जो सरकारी मशीनरी लगी, बुलडोजर आए, तो इन सब चीज़ों में सरकार का पैसा खर्च नहीं होता है। क्या सरकार की जिम्मेदारी नहीं बनती है कि इन चीज़ों को पहले बारीकी से समझ लें, उसका अध्ययन करें, फिर उसके बाद सरकारी मशीनरी लगाई जाए। बुलडोजर, पैरामिलिट्रिकल फोर्स, तमाम चीज़ें आई। ये सब पब्लिसिटी स्टंट है। जनता को गुमराह करने की कोशिश की जा रही है, जनता को असल मुद्दों से भटकाने की कोशिश की जा रही है। अभी हमारे देश की जीडीपी लगभग 82 से 85% कर्जे में है। श्रीलंका में अब 114%, यानी कि श्रीलंका बिल्कुल कर्जे में डूब चुका है। श्रीलंका में एक और वजह थी कि चाइना का उन्होंने हैवी इन्वेस्टमेंट यहाँ ले लिया, और हमारे देश में भी जो मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट रहा, मेड इन इंडिया नहीं किया इन्होंने, मेड बाय इंडिया नहीं किया, मेक इन इंडिया नहीं। विदेशी कंपनियां भारत आएंगी और यहाँ पे बनाएंगी, लेकिन जो उसका फायदा होगा, लाभ होगा, वो किसे मिलेगा? विदेशी कंपनियों को मिलेगा। हमारे यहाँ के लोगों को उसका फायदा नहीं मिल रहा है। ये चीज़ें देखने में आ रही है। रोजगार की बात करें तो पिछले 4 साल के आंकड़े देख लीजिए। रेलवे, एनटीपीसी, एसएससी जीडी, शिक्षक भर्ती, अगर हम बात करें हॉस्पिटल में डॉक्टर और सफाई कर्मी की भर्तियों की, तो वहाँ भी तमाम रिक्तियाँ खाली हैं लाखों करोड़ों की संख्या में, लेकिन सरकार उनको नहीं भर रही है। सरकार कह रही है हमारे पास फंड नहीं है। सरकार के पास फंड है
तो बड़े बड़े उद्योगपतियों को देने के लिए अडानी 5वें नंबर के, विश्व के 5वें नंबर के उद्योगपति बन चुके हैं मोदी जी की कृपा से। जो सरकारी खजाना था वो अडानी जैसे जो चुनिंदा रईस हैं, 10-15 रईस हैं, इनको लुटाया जा रहा है। जनता के जो टैक्स का पैसा है, ये भी मैं पिछले वीडियो में बोल चुका हूँ, डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स के बारे में मैंने आपको समझाया है कि इस समय इनडायरेक्ट टैक्स ज़्यादा लिया जा रहा है, डायरेक्ट टैक्स कम लिया जा रहा है। कॉरपोरेट जगत पे मोदी जी की कृपा बरस रही है और इन तमाम मुद्दों में चूंकि भारतीय जनता पार्टी और मौजूदा सरकार घिरी हुई है, तो इनके पास सिर्फ एक ही मुद्दा बचता है, पूरे देश को बुलडोजर, ये जो बुलडोजर मॉडल आया है, जो बुलडोज करने का मॉडल आया है, इंक्रोचमेंट को हटाने का जो मॉडल आया है, तो क्या ये सिर्फ गरीबों के लिए है या फिर हिंदू मुस्लिम दंगा करने के लिए है? हम महंगाई पे बुलडोजर कब चलाएंगे? हम बढ़ती हुई बेरोजगारी पे बुलडोजर कब चलाएंगे? हम भ्रष्टाचार पे बुलडोजर कब चलाएंगे? और हम आने वाले भविष्य, जो हमारे देश का युवा है, इनके बेहतर भविष्य की सुनिश्चिति के लिए क्या करेंगे? क्या सरकार की जिम्मेदारी इनके प्रति नहीं है? क्या सिर्फ हिंदू मुस्लिम का जो ये मॉडल सरकार लेके आ रही है, जो नफरत की आग में मौजूदा सरकार ने पूरे देश को झोंक दिया है, और प्रधानमंत्री जी विदेश में जाके भ्रमण कर रहे हैं, वहां डंका बजा रहे हैं और अपना डंका खुद ही बजा रहे हैं, तो क्या इन सब में सरकार की कोई जिम्मेदारी नहीं बनती है? क्या प्रधानमंत्री की जिम्मेदारी नहीं बनती है? गृह मंत्री की जिम्मेदारी नहीं बनती है कि वो आके बयान दें और देश को तरक्की की राह पे ले जाएं, ना कि ये बुलडोजर मॉडल से देश को डिस्ट्रक्टिव तरीके से पतन की तरफ लेके जाएं। मैं अपनी बातों को यहीं ख़त्म करता हूं। उम्मीद है आप मेरी बात से सहमत हैं। अगर आपको मेरा वीडियो ठीक लगा हो तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप मुझे ट्विटर पे भी फॉलो कर सकते हैं। मेरी ट्विटर आईडी है @यादव अरुणेश, YADAVARUNESH। आपके जो मुद्दे हैं, जनता के जो मुद्दे हैं, इसी तरीके से मैं लाता रहूँगा। अगर आपको किसी मुद्दे पे बात करनी है तो आप मुझे व्हाट्सएप पे मुद्दा लिख के भेज सकते हैं या फिर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मुझे बता सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। जय भारत, जय हिंद।